राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, महिला आरक्षण बिल में राहुल ने गिनाई कमियां। सुशील मोदी ने लालू परिवार पर साधा निशाना, लैंड्स फॉर जॉब मामले को लेकर हुआ बड़ा स्कैम, लालू परिवार और आरोपी अधिकारियों को भेजा गया समन। जेडीएस ने थामा एनडीए का दामन, शाह और नड्डा से मिलकर एचडी कुमारस्वामी ने लगाई अंतिम मोहर। जगतगुरु श्री भद्राचार्य महाराज की मनाई गई 529वीं जयंती, शोभा यात्रा में पहुंचे स्वामी रामदेव। भूस्खलन होने से देहरादून मसूरी मार्ग हुआ बंद, प्रदेश में जारी किया गया येलो अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, साथ ही औपचारिक रूप से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गए। वहीं बैठक के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। जेडीएस के एनडीए में विलय होने के बाद जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि मुझे खुशी है कि जेडीएस ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा बनने का फैसला किया है। हम एनडीए में उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि औपचारिक रूप से हमने भाजपा के साथ हाथ मिलाने के बारे में चर्चा की। हमने औपचारिक रूप से प्रारंभिक मुद्दों पर चर्चा की है, हमारी कोई मांग नहीं है। वहीं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का कहना है कि एनडीए को मजबूत बनाने के लिए जेडीएस आज औपचारिक रूप से एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन चुका है और मैं उन्हें इसके लिए बधाई देता हूं। सीटों के बंटवारे पर संसदीय बोर्ड और जेडीएस फैसला करेंगे। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं गर्जन और बिजली चमकने के साथ ओले गिरने के आसार हैं। इसके लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुबह मसूरी में लॉज बस स्टैंड के पास भूस्खलन होने से सड़क बंद कर दी गई, जिसके चलते यहां वाहनों के फंसने से जाम लग गया। सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी मशीन मौके पर पहुंच गई। सड़क बंद होने से मैसानिक लॉज बस स्टैंड से किंगरेज जाने वाले यात्रियों को परेशानी का हालांकि सामना करना पड़ा। जिस समय घटना हुई उस समय स्कूल के बच्चे बड़ी संख्या में पैदल और वाहनों से आते जाते हैं। ऐसे मौके पर अचानक गिरने से बड़ी घटना होते होते बच गई। वहीं गोरखपुर से मसूरी घूमने आए दो युवक की किराए की स्कूटी से कैंपटी फॉल घूमने जा रहे थे, जो भी भूस्खलन की जद में आने से बाल बाल बची। लोक निर्माण विभाग ने सूचना मिलते ही जेसीबी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद मलबे को हटाकर मार्ग को यातायात के लिए दोबारा से चालू किया गया। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस बिल से 2 प्रावधानों को हटाने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि इस बिल में कहा गया है कि पहले जनगणना होगी और फिर परिसीमन होगा, उसके बाद ही आरक्षण लागू किया जाएगा। राहुल गांधी ने मांग की कि ये दोनों प्रावधान हटाए जाएं ताकि जल्द से जल्द इस बिल को लागू किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार चाहे तो ये बिल तुरंत लागू हो सकता है और आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33% से अधिक सीट रिजर्व हो सकती है, लेकिन सरकार की मंशा ये नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने स्पष्ट किया कि पहले परिसीमन होगा और जनगणना होगी, फिर यह बिल लागू होगा। उन्होंने कहा कि 10 साल बाद ये बिल लागू हो सकता है और उसके बाद लागू भी होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी किसी को नहीं पता। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन अनाउंस हुआ और काफी फैनफेयर से पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में ट्रांजिशन हुआ, वो अच्छी बात है। मेन फोकस स्पेशल सेशन का, पहले तो मालूम नहीं था ये स्पेशल सेशन क्यों हो रहा है, स्पेकुलेशन काफी हुआ, फिर पता लगा कि इसका मेन फोकस महिला आरक्षण है। उसके बाद महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है, उसके बाद ये 2 क्लॉजेज, इसमें 2 फुटनोट्स हमें मिले। महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। सच्चाई ये है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती है। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है। सरकार वो नहीं करना चाहती। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, अगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा, ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डाइवर्जन टैक्टिक है। डाइवर्जन किस चीज से हो रहा है? डाइवर्जन
उदासीनाचार्य जगद्गुरु भगवान श्री भद्राचार्य महाराज की 529वीं जयंती के उपलक्ष्य में भव्य झांकियों के साथ साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्वामी रामदेव सहित भारी संख्या में साधु संत पहुंचे। इस मौके पर स्वामी रामदेव ने भारत और कनाडा विवाद को लेकर कहा कि जो लोग खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं वो सिख धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करते। रामदेव ने भारत और कनाडा के बीच हुए विवाद को लेकर कहा कि गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक सिखों की परंपरा राष्ट्रीय धर्म और आध्यात्मिक धर्म पर आधारित रही है। देश की एकता, अखंडता और सनातन धर्म के लिए हमारे सिख धर्म गुरुओं ने अपना बलिदान दिया है, लेकिन कुछ लोग कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान का झंडा उठाकर भारत को बदनाम करते हैं। वहीं सनातन धर्म पर कुछ राजनेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी पर रामदेव का कहना है कि गठबंधन के जो भी लोग सनातन परंपरा को खत्म करने की बात कर रहे हैं, 2024 में उनका मोक्ष हो जाएगा। वहीं संसद में पास हुए महिला बिल को लेकर स्वामी रामदेव का कहना है कि मातृशक्ति को गौरव देने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में महिला आरक्षण का बिल पास करवाया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युगों युगों तक याद किया जाएगा। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक सिखों की गौरवशाली परंपरा राष्ट्र धर्म, अध्यात्म धर्म के पर आधारित रही है और देश की एकता, अखंडता, संप्रदाय के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे सभी सिख गुरुओं ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया है, आहूत किया, सर्वांश दानी। ऐसे उन गुरुओं की गौरवशाली परंपरा में कुछ लोग कनाडा में, कुछ छुटपुट और ऑस्ट्रेलिया में, कुछ ब्रिटेन में वो खालिस्तान का झंडा उठाए फिरते हैं और भारत को बदनाम करते हैं। सबके सब सिख भाई वो भारत की एकता, अखंडता और संप्रदाय के साथ में कुछ सिरफिरे लोग सभी वर्गों में होते हैं, उनको सिख धर्म का प्रतिनिधि नहीं मानना चाहिए। गठबंधन के जो भी लोग सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, 2024 में उनका ही मोक्ष हो जाएगा। मातृशक्ति को भी गौरव देने के लिए जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विधेयक पास किया है संसद में महिला आरक्षण का, अब मातृशक्ति को भी गौरव प्राप्त होगा और ये मातृशक्ति और पूरा राष्ट्र देश के प्रधानमंत्री को कृतज्ञता पूर्वक युगों तक याद करेगा। ऐसा एक कालजयी कार्य प्रधानमंत्री। बिहार सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा सांसद सुशील मोदी ने सीबीआई के द्वारा लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर लालू यादव के परिवार को भेजे गए संबंध मामले पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इसकी शिकायत की थी और पुख्ता प्रमाण देकर इसकी जांच कराने की मांग की थी, जिसकी जांच सीबीआई के द्वारा की गई। वहीं बाद में ये मामला सामने आया कि राजस्व सुप्रीमो लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर बड़ा स्कैम हुआ। सुशील मोदी का कहना है कि जो पुख्ता प्रमाण सीबीआई को उपलब्ध कराए गए हैं उस पर निश्चित ही कोई ना कोई बड़ा फैसला होगा, लेकिन अभी कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। फिलहाल सीबीआई ने राजस्व सुप्रीमो लालू यादव और उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई लोगों के खिलाफ सम्मन भेजा है। आने वाले समय में इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। लैंड फॉर जॉब स्कैम में दिल्ली की एक सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत दर्जनों लोगों को सम्मन किया है। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है क्योंकि सीबीआई ने इसके पहले चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की थी और ये लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला वही है जिसको सबसे पहले जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह ने उजागर किया था। 2009 में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे उस समय श्री ललन सिंह और श्री शरद यादव इन लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को मिलकर एक ज्ञापन दिया था कि लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए किस तरह से लोगों को नौकरी दे रहे हैं और उसके बदले जमीन लिखवा रहे हैं। तो सीबीआई के पास तो बहुत पुख्ता प्रमाण है और ये दिल्ली के अंदर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी 1088 का जो एक आलिशान मकान है जिसकी कीमत 100-150 करोड़ रुपये से ज़्यादा की होगी, आखिर इसके मालिक तेजस्वी यादव कैसे बन गए? ये वही मकान है और वही ज़मीन है जिन लोगों को नौकरी मिली थी और उन्हीं लोगों ने उस ज़मीन को लालू परिवार को लिखवा दिया था, जिसके बाद में मालिक बन गए तेजस्वी प्रसाद यादव। तो एक न्यायिक प्रक्रिया है, कोर्ट ने समन किया है, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन देखिए ललन जी ने बहुत ही पुख्ता प्रमाण जो है उपलब्ध कराए हैं और इसलिए चार्जशीट पर कोर्ट क्या संज्ञान लेता है इसका थोड़ा
संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल 20 सितंबर को लोकसभा में पास कर दिया गया। इसको लेकर खूब राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने महिला आरक्षण बिल मामले को लेकर कहा कि ओबीसी समाज एक लड़ाकू समाज माना जाता है। यदि उसे आरक्षण नहीं मिला तो वो समाज ईंट से ईंट बजा देगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी और सरकार 33% नहीं बल्कि 50% तक आरक्षण चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल में पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार ये बताने में अभी असमर्थ है कि ये बिल लागू कब होगा। ये कब लागू होगा कानून? हम तो आप लोगों से जानना चाहते हैं कि ये कानून जो है लागू कब होगा, कौन से तारीख को होगा? किसी के पास जवाब है? तो कानून लागू ही नहीं होगा उसका मतलब क्या है? हम तो 33% नहीं, हम तो चाहते हैं 50% महिलाओं का आरक्षण कर, लेकिन कम से कम उसमें ओबीसी महिला, जो वंचित शोषित समाज की जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक महिलाएं, उनका भी तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो अति पिछड़ी महिलाएं हैं, लालू जी भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ने वाली जो महिलाएं हैं उनको, जो धोबी समाज से आती हैं, जो कपड़ा धोने का काम करती हैं, उनको एमएलसी बना। हम तो चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो हर एक समाज का रिप्रेजेंटेशन हो। आखिर ओबीसी और अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को पे आरक्षण क्यों नहीं दिया? और आप लोग, हम तो पहले भी कहे थे, ओबीसी जो समाज है, तो पिछड़ा जो समाज है, वो लड़ाकू समाज है। अगर अधिकार नहीं दीजिएगा तो ईंट से ईंट बजा देगा और अपना अधिकार लेकर के रहेगा। तो अगर कोई गलत फहमी में है, कोई अगर किसी को बंधुआ वोट के नजरिए से अपना समझता है कि भाई ये हमारा वोटर बन जाएगा हिंदू मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो ये चलने वाला नहीं है। जहाँ भी जागरूक समाज भी है और लड़ाकू समाज, और अपने अधिकार को जानता भी है, लेना भी जानता है, तो कोई गलत फहमी में ना रहे। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।